नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी न्यूज़ स्वदेश। मैं हूं अजय शर्मा। ये खास पेशकश आपके लिए लेके आए हैं ऑटो सेक्टर में। ऑटो सेक्टर का एक सेगमेंट ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट का लास्ट कुछ सालों से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। कंपनीज अपने प्लान्स डिस्कस कर रही है, लेकिन आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अचानक किया। पूरे सेक्टर ने इस बात का ऑब्जर्वेशन किया कि अभी तो नई गाड़ियाँ लॉन्च कर रही थी M&M, SUV 700 और नई स्कॉर्पियो। इलेक्ट्रिकल व्हीकल या ईवी स्पेस में क्या करने जा रही है, पता चला एक बहुत बड़ी विदेशी कंपनी इसके अंदर स्टेक पिक कर रही है $10 बिलियन का। यही नहीं, ये दूसरी बड़ी इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसने एक विदेशी कंपनी को स्टेक सेल अनाउंस किया है अपनी ईवी स्पेस में $10 बिलियन पे, जबकि अभी कोई ईवी प्रोटोटाइप M&M का बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आया है। इससे पहले आपको याद होगा, एक साल पहले टाटा मोटर्स ने अपने ईवी आर्म में ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी कंपनीज को $10 बिलियन के वैल्यूएशन पे स्टेक सेल किया था और स्टॉक बहुत एक्साइटेड हुआ था। यहाँ M&M भी लास्ट कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और वैल्यू क्रिएट कर रहा है। 600 वाला स्टॉक ऑलमोस्ट 1200 हो गया है। और खबर ये भी है कि दूसरी कंपनीज भी बातचीत कर रही हैं। जो ग्लोबल मनी है, प्राइवेट इक्विटी मनी, वो बहुत ज़्यादा इच्छुक है इंडियन ईवी स्पेस में अपने पैर जमाने का, और इसलिए उनका इंटरेस्ट है यहाँ निवेश करने का। सो कंपनी के ईवी प्लान्स ऑटो सेक्टर में डाल रहे हैं एक नई जान। ये हमारा स्पेशल शो है, किस तरह की इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, किस तरह के ट्रेड्स बन रहे हैं ईवी रिलेटेड, और आपको किस तरह से इस सेक्टर के ईवी और जो फंडिंग रिलेटेड खबरें आ रही हैं उसको कैसे एनालाइज करना चाहिए, इसके ऊपर ये हमारा स्पेशल शो आधारित है। चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो। अशोक लेलैंड तो अपने कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में बात कर रहा है, तो इन सब पे बात करेंगे। 3 स्पेशल मेहमान आपको यहाँ ईटी न्यूज़ स्वदेश पे 360 डिग्री एनालिसिस मिलेगा, और जो 3 स्पेशल मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इन बातों को एनालाइज करने के लिए, गौरव वनगाल एसोसिएट डायरेक्टर हैं S&P ग्लोबल के मोबिलिटी पे विशेषज्ञ हैं, सारे ग्लोबल पैटर्न्स देखते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं। हमारे साथ शेर खान के एनालिस्ट कुणाल बोथरा तो ऑफकोर्स हमारे इन हाउस टेक्निकल एनालिस्ट हैं, वो ट्रेड्स बताएंगे यहाँ पे किस तरह के बन रहे हैं। लेकिन पीयूष PNB पारिबा के डेप्यूटी VP रिसर्च हमारे साथ इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करेंगे। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पे जुड़ने के लिए। गौरव, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूँगा। जब ये खबर M&M की कल रात में आई तो जितने भी शेयर होल्डर कम्युनिटी है, ऑटो का इकोसिस्टम है, वो एक बार चौंक गया कि इन्होंने अभी तक कोई ईवी की SUV डिस्कस भी नहीं की है, दिखाई भी नहीं है, और यहाँ $10 बिलियन एक विदेशी कंपनी पैसा लगाने के लिए उत्सुक है, आतुर है। ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। हालांकि M&M की कैपेबिलिटी लोग बहुत ज़्यादा अब क्वेश्चन नहीं करते हैं, 2-4 साल पहले भले ही राइट ऑफ कर दिया हो, क्योंकि जैसे उन्होंने XUV 700 में एक स्प्लैश किया, नई स्कॉर्पियो डाली और मार्केट शेयर गेन किया, तो M&M को क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन आपने ये खबर $10 बिलियन का निवेश, अभी तक गाड़ी भी नहीं आई है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, हमारे इनसाइट्स के अकॉर्डिंगली, S&P ग्लोबलिटी के इनसाइट्स के अकॉर्डिंगली हमें ये पता था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ईवीज पे काम कर रहा है, और ये खबर एक पॉजिटिव खबर के उस पे देखा जाता है, क्योंकि इसमें एक बाहर की कंपनी इन्वेस्ट कर रही है इंडिया के अंदर। एक बात मैं आपको बता दूं, महिंद्रा थोड़ा सा लेट है इसमें, क्योंकि पहले महिंद्रा ही होता था इलेक्ट्रिक व्हीकल में और टाटा मोटर्स ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया है अब ईवी में। तो महिंद्रा थोड़ा सा लेट है, बट एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल कंपनीज और इंडियन कंपनीज की बात हो रही है इंडिया में, और इंडियन कंपनीज इलेक्ट्रिफिकेशन को लीड कर रही हैं इस समय, चाहे वो टाटा हो और महिंद्रा हो। इसमें सिर्फ एक ही इशू मेरे को जो लगता है महिंद्रा के साथ है, इनके पास अपना इकोसिस्टम नहीं है, जो कि टाटा मोटर्स के पास है, क्योंकि टाटा केमिकल, टाटा पावर, ये सारे एक साथ आए थे एक ईवी इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए। हमें ये देखना होगा कि कैसे महिंद्रा इस इकोसिस्टम को डेवलप करेगा आगे चलते हुए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे सवाल रेज किए हैं, और यही होना चाहिए एक अच्छा डीप रिसर्चर। स्टडी को, स्टोरी को सिर्फ फेस वैल्यू पे नहीं, लेकिन हमें डिटेल में देखनी चाहिए। अभी अभी और डिटेल्स आते चले जा रहे हैं। अनीश शाह कह रहे हैं कि 15 अगस्त को और ज़्यादा डिटेल्स देंगे अपनी इलेक्ट्रिक SUV के बारे में। उन्होंने कुछ नंबर्स भी शेयर किए हैं, वो भी हम आपके स्क्रीन पे चलाएंगे। इसका मतलब कंपनी
गाइडेंस दे रही है कि किस तरह के नंबर्स को वो एम कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब, आप एक बार ज़रा अनीशा जी का कोट लेके आइए, उसमें जो नंबर्स लिखे हैं वो अपने व्यूअर्स को बताना ज़रूरी है कि किस तरह के नंबर्स को वो एम कर रहे हैं। हम वो कोट प्लेट आपके पास लाएंगे, लेकिन ये देखिए, चार्जिंग इंफ्रा एक चैलेंज है। ये अनीशा M&M के लिए ही नहीं कह रहे हैं, ये पूरे इकोसिस्टम के लिए कह रहे हैं। ईवी सेगमेंट पर फोकस रहेगा, ये भी ठीक है। वो नंबर्स लेके आइए जहाँ उन्होंने गाइडेंस दी है। ओके, XUV 400 ये नया व्हीकल है, ये पहला 2 लाख इलेक्ट्रिक SUVs का लक्ष्य है उनका नेक्स्ट 5 साल में। ये 2 इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं, एक तो XUV 400 जो प्लेटफॉर्म है उसमें EV आएगा, और दूसरा 2 लाख गाड़ियाँ 5 साल में वो बेचेंगे। हमारे साथ पीयूष जो हैं वो यही नंबर्स को देखते हैं, वो नॉइज़ को काट के नंबर्स पे फोकस करते हैं। पीयूष, ये जो 2 डेटा मैंने दिया आपको, XUV 700 जो है वो पहली EV गाड़ी होगी महिंद्रा की, और 2 लाख गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने का लक्ष्य है 5 साल में। आप इंप्रेस हुए क्या इस गाइडेंस से? जी, ईवी के बारे में महिंद्रा अभी से नहीं, काफी दिनों से इसके पीछे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी, काफी एनालिस्ट मीट्स में भी लास्ट में उन्होंने बताया था कि वो बॉर्न इलेक्ट्रिक का डिटेल प्लान बताएंगे अगस्त में। सो उसके तरफ उनका काम चल रहा है। और जहां तक मेरा अभी तक जितना जिनकी बात समझ पाए हैं, उसके हिसाब से वो 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे। पोर्टफोलियो में 5 प्रोडक्ट होंगे, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय एंड ऑफ 2027 तक ये 2 लाख का जो फिगर है वो उसको वो पकड़ लेंगे ईयरली सेल्स पे, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम ये देखें कि कंपनी का ये लगभग 2 लाख करीबन 13-14 हजार व्हीकल हुआ महीने का, जो मुझे नहीं लगता कि बहुत एम्बिशियस है, पॉसिबल है। अब ये देखना है कि बाकी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स है या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है जो इस सेक्टर में हो रहा है, वो कहाँ तक सही हो पाता है। अगर उसका सपोर्ट मिलेगा तो ये बहुत दूर ऐसा नहीं लगता है 1 साल का डिले हो जाए, बट बहुत ज्यादा डिले होने की संभावना नहीं लगती है। स्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट है, स्टैब्लिश्ड ब्रांड है, और लोग पूरी तरह से वाकिफ है ये प्रोडक्ट्स के बारे में। जी बिल्कुल। मैं वापस से गौरव, इनफैक्ट इसी जब M&M पे हम बात ही कर रहे हैं, लास्ट 1 ईयर ग्राफ निकाल के लाइए डायरेक्टर साहब। कुणाल से ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कुणाल बहुत दिन से इसकी मोमेंटम को चेज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ 18 स्वदेश पे हमारे बहुत सारे ट्रेडर फ्रेंड्स को उन्होंने पैसा भी बनवा के दिया, लेकिन अभी सवाल उठ रहा है कि ऑलमोस्ट 1200 रुपये का भाव हो गया M&M का। कुणाल, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये थोड़ा 100-150 रुपये नीचे आता है तो मैं वापस घुस जाऊँ इसमें, और कुछ दूसरे लोग बोल रहे हैं कि जैसे जैसे बाजार इसकी वैल्यू एनालाइज करेगा, एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 12-14 महीने में 2000 भी हो सकता है। तो आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ट्रेड समझाएं M&M में। धन्यवाद अजय। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ट्रेंड 3 पार्ट्स में ब्रेकअप होते हैं। पहला होता है एक्सेसिबिलिटी, दूसरा होता है अवेलेबिलिटी, और तीसरा होता है अडेप्टेबिलिटी। हम अब देख रहे हैं कि ईवी इज नाउ बिकमिंग एन, मतलब वो एक मार्केट्स जो है या आम कंज्यूमर है, वो अब अडेप्ट करना चालू कर रहा है ईवी के फेस को, जो हमने लास्ट 3 से 4 साल पहले नहीं देखा था काफ़ी सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स में से। आज हम देख रहे हैं कि पहले फॉर एग्जाम्पल 2020 के लो से बात करें, टाटा मोटर्स ने सबसे पहला ब्रेकआउट दिया था। अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे काफ़ी सारे जो न्यू प्लेयर्स है वो ब्रेकआउट मोड पे आ गए हैं। टाटा मोटर्स फिलहाल एक रेंज में आ गया है। M&M की बात करें तो एक तरह से कह सकते हैं कि स्टॉक ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिया है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे आया है। तो जनरली जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट आता है और जब ऐसी बड़ी न्यूज़ कोइंसाइड करती है, तब हम कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल चेंज आ चुका है स्टॉक में। जो पहले हम ब्रेकआउट कैंडिडेट के लिए खेलते थे या मोमेंटम ट्रेड के लिए खेलते थे, अब मेरा ऐसा मानना है कि अब हमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल प्ले के लिए खेलना पड़ेगा M&M को। तो मैं बिल्कुल अग्री करूंगा कि मेरा मानना है कि जो ट्रेडर्स यहाँ से 2 साल या 3 साल की टाइम ड्यूरेशन या वो एक टाइम फ्रेम रखे, तो यहाँ से भी मेरे अनुमान से आई थिंक बहुत स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स बन सकते हैं M&M में, बिकॉज ये स्टॉक ने आज फिलहाल सिर्फ ब्रेकआउट दिया है और अपनी बिहेवियर को पूरी कंप्लीटली चेंज किया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये मल्टी ईयर अप ट्रेंड है में, और मेरा मानना है कि स्टॉक आने वाले कुछ 2 से 3 सालों में जो आपने लेवल्स बताया 1800 लेवल्स को, उसको भी पार कर सकता है। राइट। देखिए कुणाल, आपके साथ रहते रहते हम भी थोड़े बहुत लेवल्स देखने लगे हैं, तो लाजमी सी बात है, एक दूसरे से सीख रहे हैं। चलिए वापस आते हैं और मैं बात करता हूँ वापस से एक बार टाटा मोटर्स के बारे में। गौरव, आपको याद होगा टाटा मोटर्स ने जब 1 साल पहले
टेमासेक के साथ शायद उन्होंने डील अनाउंस की थी। फ़र्क ये था कि टाटा मोटर्स ने अपनी ईवी पैसेंजर कार व्हीकल्स जो है वो ऑलरेडी सड़कों पे दौड़ा दी थी, और इनफैक्ट उनकी ईवी बहुत अच्छा कर रही हैं। और ये जो एजीएम आई थी टाटा मोटर्स की, चंद्रा साहब ने काफ़ी बड़े बड़े टारगेट्स भी दिए हैं अपने ईवी को स्केल अप करने के। इनफैक्ट इन्होंने, मुझे याद है मैं उनसे बात कर रहा था उस समय, कि ये सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए नहीं, ग्लोबल एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी टाटा मोटर्स अपनी ईवीज़ बनाना चाहता है, क्योंकि आप ग्लोबल कंपनीज़ को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं। टेस्ला ने बहुत ही बढ़िया प्रीमियम ईवी क्या हो सकता है और सारे एफ्लुएंट यूजर्स को आदत तो डाल दी। उसके बाद रिवियन भी लेके आई है अपनी ईवी ट्रक। इनको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं टाटा मोटर्स के सामने या कोई भी इंडियन ईवी मैन्युफैक्चरर के सामने, अगर वो ग्लोबल स्केल पे compete करना चाहता है? देखिए, ग्लोबल स्केल पे जाने के लिए अभी बहुत समय है। पहले हमारे पास इंडियन मार्केट अनटैप्ड पड़ी है, और अगर हम देखें टाटा मोटर्स की अभी भी नेक्सॉन वेटिंग पीरियड पे चल रही है, काफी लंबी चौड़ी बुकिंग है उसके पास। तो महिंद्रा के पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि कुछ नंबर्स उसके पास आए, और महिंद्रा जिस तरह की महिंद्रा ने अभी पिछले 2 साल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई है कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस में और फीचर्स में, मेरे ख्याल से महिंद्रा एक बहुत अच्छा वॉल्यूम निकाल सकता है ईवी से भी गोइंग फॉरवर्ड। जहां तक बाहर जाने की बात है, अभी पहले इंडियन मार्केट टैप करना बहुत जरूरी है और डिफेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल प्लेयर्स भी ईवी के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन में आएंगे हमारे पास। तो हमें वो डिफेंड पहले करना पड़ेगा टाटा और महिंद्रा को, देन दे कैन गो आउटसाइड इंडिया। ये जो बाहर से कंपनीज और प्राइवेट इक्विटी और विदेशी निवेशक जो इंडियन ऑटो कंपनीज के ईवी गेम प्लान का हिस्सा बनना चाहते हैं, इनके रवैये पे जो नंबर्स की बात कर रहे हैं, $10-10 बिलियन स्टार्टिंग नंबर है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आफ्टर ऑल इंडियन शेयर होल्डर जो ऑटो स्टॉक्स लेके बैठा है इतने लंबे समय से और अंडर परफॉर्मेंस भी रही, उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि उनके छोटे छोटे आर्म्स जब इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूएशन पा रहे हैं तो पेरेंट कंपनीज रीरेट होंगी। तो मैं पहले ग्लोबल पैसा जो यहाँ आ रहा है उस पर आपका व्यू जानना चाहूँगा। इस समय पूरे ग्लोब के अंदर ईवी की वैल्यूएशंस हो रही हैं, और हर कंपनी, हर इन्वेस्टर्स ईवी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि इस समय पूरा ट्रांजिशन हो रहा है पावर ट्रेन के अंदर। तो आइस जाने वाले हैं, इंजन अपने जो इंटरनल इंजन हैं वो जाने वाले हैं, और ईवीज आने वाले हैं, ये सबको पता है इस समय। तो ये ट्रांजिशन का फायदा उठाते हुए जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो समझते हैं कि हमें अगर आज इन्वेस्ट करेंगे तो आगे जाके हमें इस चीज का फायदा होगा। तो और जो करंट कंपनीज हैं उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ईवीज के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, अपने पोर्टफोलियोज को बनाने के लिए, क्योंकि ईवी में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, एक स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, उसके अंदर बहुत टूलिंग लगती है, डिजाइन्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो इन चीजों को डेवलप करने के लिए उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो एक म्यूचुअल आ जाता है दोनों तरफ से। और गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक ईवी तो ट्रांजिशन होना ही है, सबको पता है 2035 में, चाहे यूरोप में हो, 2040 में कहीं और हो, बट ये होना ही है। तो ये सही समय है इस समय इन्वेस्टमेंट करने का, और आने वाले दिनों में हम और कंपनियां भी देखेंगे जो इन्वेस्ट करेंगी इंडिया में ईवीज पे। राइट पीयूष, ये देखिए जो प्लेट आपके ग्राफिक पे चल रही है, इस समय टाटा टीपीजी को स्टेक भेजा था, माफ कीजिए टेमासेक को नहीं, और 70,000 करोड़ के वैल्यूएशन में डील की थी, ऑलमोस्ट 50% ऑफ देन मार्केट कैप ऑफ टाटा मोटर्स। जो वैल्यूएशन पे ये दोनों स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं अभी वर्सेस इनमें वैल्यू अनलॉकिंग पोटेंशियल, आप पीयूष कैसे देखते हैं इस बात को? देखिए, पोटेंशियल्स तो है, बट बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जिसको देखने चाहिए। एक तो ये जो वैल्यूएशंस हम देख रहे हैं, ये वैल्यूएशन आज के वैल्यूएशंस नहीं है, ये फ्यूचर डेट के वैल्यूएशंस हैं, और आफ्टर कुछ माइलस्टोन जब अचीव करेंगे तब वो उस समय की वैल्यूएशंस पर है, तो उसमें भी समय है। दूसरा क्वेश्चन आता है इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जल्दी डेवलप कर रहा है ताकि लोग उसको अडॉप्ट कर सके। सो ये सब चैलेंजेस हैं, बट वैल्यूएशंस ऐसे ही होता है जब स्टार्टअप्स होते हैं वेयर दे हैव अ सो स्ट्रॉन्ग आउटलुक, जहाँ पे पूरे कस्टमर का पूरा व्यू चेंज हो रहा है, तो उस समय में ये वैल्यूएशंस तो इस तरह के आएंगे। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा धीरे धीरे कैसे और कहाँ बढ़ रहे हैं। सो एक ही समय में हम पूरा वैल्यूएशंस नहीं देख सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, डिस्काउंट करना चाहिए, और ये हाई रिस्क प्रोपोजिशंस है। बट
कंफर्टेबिलिटी कहाँ आती है M&M और टाटा मोटर्स की, कि दोनों अपने सेगमेंट्स में बहुत अच्छे करते हैं और उनके प्रोडक्ट लाइंस अच्छे हैं। टाटा मोटर्स ने पिछले 2 सालों में बहुत कुछ इंप्रूव किया। वही चीज ट्रेंड हम M&M में भी देख रहे हैं, जहां पर उनके मार्केट शेयर्स गिर गए थे वो वापस अपना मार्केट शेयर्स गेन कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं वो काफी एक्साइटिंग हो रहे हैं, प्राइसिंग पॉइंट काफी अच्छे हो रहे हैं, काफी अट्रैक्टिव हैं। सो इस तरह से आदमी देख सकता है कि ये फिलहाल तो अभी कहना बहुत डिफिकल्ट है, बट जो डील्स अभी हो रहे हैं ग्लोबली और कहीं पे भी, ग्लोबली और इंडिया में भी, तो उस हिसाब से तो वैल्यूएशंस ऐसे ही आ रहे हैं सारे के भी। जी कुणाल, टाटा मोटर्स की डील के साथ ये भी हुआ था, एक साल ग्राफ लेके आइए डायरेक्टर साहब, कि टाटा मोटर्स का स्टॉक टॉप आउट हो गया था, उसके बाद वो काफ़ी अच्छे एक कंसोलिडेशन करेक्टिव फेज में चला गया, और इधर भी लास्ट 6-8 महीने में जहां M&M ऑटो और ऑटो इंडस्ट्री दोनों पैक का लीडर रहा मोमेंटम में, टाटा मोटर्स लैग किया, वो शायद 1-1.5 हफ्ते से वापस से जगा है। क्या इसके अंदर एक फॉलोअप ट्रेड है? क्या पैसा शिफ्ट होगा M&M से टाटा मोटर्स में प्योरली ट्रेडिंग के हिसाब से? तो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताऊंगा टाटा मोटर्स के चार्ट के बारे में, और मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, बिकॉज ये जो थीम है वो मोर लॉन्ग टर्म है रादर देन वेरी वेरी शॉर्ट टर्म। तो 2021 की बात करें, जब फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 हमने देखा, तब टाटा मोटर्स का प्राइस चार्ट मैसिवली राइज किया था। आई थिंक वो स्टॉक, अगर मैं सही हूँ तो 180 से लगभग 350-355 तक स्टॉक ने रैली किया था। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि डबल हो चुका था स्टॉक उस फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में, कैलेंडर ईयर। उसके बाद आने वाले 2 क्वार्टर में स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, और एंड ऑफ 2021 जो फोर्थ क्वार्टर था कैलेंडर ईयर का, तब स्टॉक ने वापस से एक बड़ा ब्रेकआउट दिया और एक नए रेंज पे चला गया 325 से 36 पे। लास्ट 2 क्वार्टर्स अगर हम देखें, लास्ट 6 मंथ्स स्टॉक वापस कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हम ये पैटर्न की बात करें, तो स्टॉक की एक नेचुरल हैबिट बन रही है कि 1 क्वार्टर का बड़ा अपटिक, 2 क्वार्टर की कंसोलिडेशन, और वापस से नेक्स्ट क्वार्टर में हम देख रहे हैं कि ब्रेकआउट। तो 2 क्वार्टर का कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है। ऑटो स्टॉक्स में बहुत बढ़िया तेजी आ चुकी है। लार्ज कैप नेम्स M&M, TVS मोटर्स काफी दमदार लग रहे हैं स्टॉक्स में, 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स में रिस्पेक्टिवली। दोनों ने अपने प्रीवियस हाइस को, 2018 हाइस को ब्रेक किया है। तो मेरे अनुमान से बहुत ज्यादा दूर नहीं है हम कि टाटा मोटर्स भी कैचअप प्ले करे, और यहां से हो सकता है कि आने वाले 3 से 6 महीने में ही बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक अपने पुराने हाई को भी ब्रेकआउट कर सकता है। फेयर पॉइंट। अब हम जाते हैं, पीयूष से बात करते हैं अशोक लेलैंड। हमने पैसेंजर व्हीकल एसयूवीज की बात कर ली, बट अशोक लेलैंड अपनी स्विच मोबिलिटी के जरिए ईवी ट्रक लॉन्च करने की बात कर रहा है, और वहां भी फंड रेजिंग के मर्मर्स हैं स्ट्रीट पे। इनफैक्ट टीवीएस मोटर्स पे भी है लेलैंड के अलावा। 2 व्हीलर बिजनेस में कुछ और डील्स भी होने वाली हैं। ऑब्वियसली ये आखिरी डील्स नहीं है जो हुई हैं, और डील्स भी होने वाली हैं। जैसे गौरव बता रहे थे कि विदेशी पैसा इस पूरी इंडिया ईवी स्टोरी में पार्टिसिपेट करना चाहता है। पीयूष, आप अशोक लेलैंड के और टीवीएस मोटर्स के दोनों के ईवी आर्म्स को कैसे देखते हैं? जी, पहले अगर हम अशोक लेलैंड की बात करें, वो टेक्नोलॉजिकली काफी अच्छी, बहुत स्ट्रांग है, और उन लोगों को इनिशियल जो रिस्पांस मिला है वो बहुत ही इंकरेजिंग है। ऑलरेडी उनके 5000 से अधिक के पोर्टफोलियो हो चुका है ई बसेस के, और जिस तरह से वो इंडिया, यूरोप और में अपना पोजीशन बना रहे हैं, वो मतलब काफी कम समय में है। सो इस स्तर से देखना चाहिए, और ये सेगमेंट बहुत बड़ी है, फीचर से लोडेड है, बहुत सारे फीचर्स हैं, कनेक्टेड है हर तरह से, और ये एक तरह से और यूरोप में अभी ये बहुत ही स्ट्रांग है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, खास करके बसेस में, बड़े बसेस में। तो वहां पर एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा उनका, तो उसके बाद उम्मीद है कि इंडिया में भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आएंगे, और उनके पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग रहेगा, और ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, सब कुछ है। तो मुझे इस हिसाब से लगता है कि अशोक लेलैंड काफी अच्छे से प्लेस्ड है कॉमर्शियल व्हीकल्स में, अपने आप उठाने के लिए, खास करके ईवी सेक्टर्स में, और जो धीरे धीरे समय के हिसाब से ईवी का पेनिट्रेशन होगा कॉमर्शियल व्हीकल में। और अगर हम टीवीएस मोटर्स की बात करें, काफी एजाइल है, दे आर फर्स्ट मूवर्स, काफी एक तरह से देखा जाए तो ईवी सेक्टर्स में बहुत पहले ही वो लोग बाकी प्लेयर्स से, खास करके उनके जो कॉम्पिटिटर हैं हीरो मोटो और बजाज, उससे काफी पहले उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्चेस किए, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। अब उनके मैक्सिमम डिस्टेंस वाले प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो गए हैं वहां पर, जो काफी अच्छा कर रहे हैं।
तो और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाकी जगह से नेपाल, बांग्लादेश, वहां भी उन्होंने लॉन्च कर रखा है ये प्रोडक्ट्स ईवी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी अच्छे से प्लेस है टीवीएस मोटर, जहां पर उनकी ग्रोथ दिख रही है, प्लस एक्सपोर्ट्स में उन्होंने मार्केट बना रहे हैं, एक्सपोर्ट्स में भी वो ईवी सेल्स करने की बात कर रहे हैं, जहां पर उनके ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीवीएस मोटर्स में और अशोक लेलैंड दोनों काफी अच्छा ईवी के प्रति उनका जो स्ट्रैटेजी है वो काफी अच्छा है। टीवीएस मोटर्स तो इनफैक्ट बहुत पहले से ही स्टार्टअप्स में टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया था। तो आई थिंक ये सब उनकी मदद करेंगे आगे जैसे समय आएगा। इस स्टॉक्स को मैं एक बार वैल्यूएशन प्लेट लेके आता हूं आपके सामने। हमने देखा है सारे ही ऑटो स्टॉक्स में वैल्यूएशन काफ़ी कंप्रेस हो गए लास्ट कुछ सालों में, ऑब्वियस रीजन से सभी व्यूअर्स जानते हैं। अब अगर रिवाइवल खेलना है, जैसा कि हमारे कुणाल बोथरा बता रहे थे, तो वैल्यूएशन कंपैरिजन जो लेके आएंगे हम अभी, आपको सबसे अट्रैक्टिव कौन से स्टॉक्स नजर आ रहे हैं? क्या आपका ऑर्डर क्या होगा वैल्यूएशन कंपैरिजन में? सबसे अट्रैक्टिव क्या है, सबसे लीस्ट अट्रैक्टिव क्या होगा? पीयूष, वैल्यूएशन के साथ तो देखें तो हीरो मोटो काफी अच्छा लगता है, अपने वैल्यूएशंस पे वो काफी अट्रैक्टिव है, और प्लस उसके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइंस आने वाले हैं ईवीज में। मोस्ट लाइकली ये मंथ उनका एक प्रोडक्ट लॉन्च भी होना चाहिए, विदा जो उन्होंने अनाउंस किया है, और उसके बाद उनके गोगरो के साथ कोलैबोरेशन से टू व्हीलर स्पेस में। तो ये सब प्रोडक्ट्स मेरे ख्याल से 1-2 साल में स्पैन आउट होंगे, जैसे क्लैरिटी मिलेगी वैसे आदमी देखेगा। बट एज ऑफ नाउ उनकी मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है, वैल्यूएशन भी उतनी ही अट्रैक्टिव है। तो वैसे हिसाब से अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो हीरो मोटो काफी वैल्यू बाइंग लगता है ये स्टेज पर, और एक्साइटमेंट्स भी आने वाले हैं उस स्टॉक्स में, तो वहां पे भी देखने में अच्छा लगा, वहां उस समय भी अच्छे। कुणाल, अगर आप टीवीएस मोटर्स और अशोक लेलैंड के भी चार्ट चेक करके बताएं हमें क्या लेवल्स आ सकते हैं, और फिर जैसे मैंने पीयूष से पूछा, सारे स्टॉक्स को देखते हुए आपके टॉप बेट्स क्या रहेंगे, अपने कॉल्स भी बताएं। तो आई थिंक टीवीएस मोटर्स और अशोक लेलैंड दोनों थोड़ी डिफरेंट चार्ट्स है, बिकॉज टीवीएस मोटर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रनअप कर चुका है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक ये वन ऑफ द सबसे पहला ऑटो स्टॉक था, अगर मैं सही हूँ, कि जो लास्ट 3 से 4 महीने में पहले जिसने 52 वीक हाई का ब्रेकआउट दिया था। तो ये एक इंडिकेट करता है कि जो लीडरशिप क्वालिटी वो टीवीएस मोटर्स में है। अशोक लेलैंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग कर रहा है, 150 के आसपास 160 के आसपास स्टॉक आके थोड़ा सा उसकी जो मोमेंटम है वो थम जाती है। तो उस लेवल्स को उसको क्रॉस करना होगा कन्विंसिंगली, तब हम कह सकते हैं कि शायद अशोक लेलैंड में भी एक नया ट्रेंड बन सकता है। बट जो 2 स्टॉक मेरे अनुमान से जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स या पोजिशनल प्लेयर्स यहाँ से अभी भी बाय कर सकते हैं, वो रहेगा पहला M&M। मैं बहुत काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, और जैसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि मेरा मानना है कि आई थिंक M&M एक नए दौर में जा रहा है, रेंज में जा रहा है टेक्निकली। तो ये नए रेंज में जब हम कहते हैं, तो हम कहते हैं कि स्टॉक की स्ट्रक्चर और बिहेवियर पूरी चेंज हो जाती है। मैं 1800 का टारगेट प्लेस करूंगा नेक्स्ट 1 to 3 ईयर्स में M&M के लिए। टाटा मोटर्स में भी मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, और जैसे मैंने बताया कि आई थिंक स्टॉक आने वाले 3 से 6 महीने में शायद बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दे सकता है। तो इस पर भी मैं काफ़ी बुलिश रहूँगा। अगर हम 1 to 3 ईयर्स की टाइम फ्रेम की बात करें, तो यहाँ से फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टॉक करीबन 550 से 650 भी क्रॉस कर सकता है। ये था एक 360 डिग्री एनालिसिस ऑटो ईवी स्पेस पे। अगर आपको बेट लेनी हो, इन्वेस्टमेंट बेट, ट्रेडिंग बेट्स और ग्लोबल थीम्स भी आपको अपने रेडार पे रखना ज़रूरी है। आपको ये जानकारी ज़रूरी है कि कैसे इंडियन ऑटो सिस्टम जो है पूरा, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे। और गौरव S&P मोबिलिटी से ये हमें समझा रहे थे। अब तीनों ही गेस्ट, गौरव, कुणाल, पीयूष, आप तीनों को अपना अपना नज़रिया देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस एनालिसिस के लिए अपने व्यूअर्स को बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा ये हमारी खास पेशकश। ईवी स्पेस जो है कैसे इंडियन ऑटो स्टॉक्स को इम्पैक्ट कर रही है और ट्रांसफॉर्म कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ET न्यूज़ स्वदेश पे